हेलो एवरीवन एंड गुड इवनिंग सभी को। टुडे आई विल डिस्कस अबाउट, चालू है क्या? ओके, अभी कर देते हैं फिर। तो कैसे हैं भाई लोग? आई होप ऑल गुड। मैं मान के चलता हूँ कि आप बिल्कुल ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और खैरियत होंगे। तो जब खैरियत है तो अब आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि 30 दिन 30 मैराथन ये करेंगे हम PYQ 5 की। और अभी डेट आ चुकी है हमारे उसकी, किसकी? RRB, NTPC आफ्टर 12th वाले की। ठीक है। तो उसके लिए भी कुछ सोच रही है मेरी टीम, कुछ करे वो। तो कुछ करेगी तो बताऊंगा आपको, ठीक है। लेकिन अभी 30 दिन 30 लेक्चर। तो आज है 3 तारीख, और 3 तारीख का तीसरा लेक्चर आपको अभी इवनिंग में मिलेगा, आई थिंक 5 के आसपास या फिर 6 के आसपास। ठीक है। तो द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज तो पहला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में संघ और उसके क्षेत्र से संबंधित है? तो वह अनुच्छेद है 1 से 4। जब 1 से 4 है तो उससे संबंधित कुछ बात कर लेते हैं। बात संविधान की किया तो अब संविधान से संबंधित भी और चीजें हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो संविधान के लागू होने का समय और वर्तमान समय में अभी क्या है। तो लागू होने के टाइम पर कितने भाग थे? 22। और अभी कितने हैं? 5। यदि आपसे पूछता है कि मूल संविधान में कितने भाग थे या भाग है, तो 22 भाग है। पूछेगा कि वर्तमान में कितने हैं, तब 25 है। अनुच्छेद कितने हैं? 395। वैसे ये अनुच्छेद है 425, लेकिन वो 395 पूछेगा तुमसे। अनुसूची 8 हो या 12, मतलब लागू होने के टाइम पर 8 थी, मूल रूप से 8 थे, अब कितनी है लेकिन 12। भाग एक में क्या कहा है? भाग एक में कहा है कि संघ और उसके राज्य क्षेत्र, अनुच्छेद 1 से 4 है। भाग 2 में नागरिकता के बारे में बताया गया है। पांचवा संविधान संशोधन क्या है? राष्ट्रपति को नए राज्यों के गठन और मौजूदा राज्यों के क्षेत्र सीमाओं या नामों में बदलाव से जुड़े प्रस्तावित केंद्रीय कानूनों पर अपने विचार देने के लिए समय सीमा तय करने का अधिकार है। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं एक बार संघ और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में कि क्या है मसला। तो भाग एक में क्या कहा गया? संघ और उसके राज्य क्षेत्र। चलिए, अनुच्छेद 1 से 4 तक है, बात कर ली हमने। भाग 2 में सिटीजनशिपमेंट एक्ट है। तो भाग 1 के अंतर्गत 4 आते हैं, खैर छोड़िए। अनुच्छेद 1 के अकॉर्डिंग ही इंडिया का नाम क्या पड़ा था? भारत। राज्यों का एक संघ होगा और भारत राज्यों के मध्य किसी समझौते का कोई परिणाम नहीं है। भारत संघ से अलग होने का किसी राज्य का कोई अधिकार नहीं है। लेकिन यूएसए में राज्य अलग हो सकते हैं, पर लेकिन भारत में राज्य अलग नहीं हो सकते। भारत में राज्य टूट सकते हैं लेकिन संघ नहीं। अनुच्छेद 2 में कहा है कि नए राज्यों का प्रवेश संसद निर्विधानों और शर्तों के साथ, जिन्हें वह उचित समझे, संघ में किसी नए राज्य का या राज्य का प्रवेश या स्थापना कर सकती है। अनुच्छेद 3 में क्या है? नए राज्यों का निर्माण। देखो, दूसरे में नए राज्यों का प्रवेश, तीसरे में है नए राज्यों का निर्माण। वह पुराने राज्यों के क्षेत्रफल में, सीमा में, नाम में परिवर्तन कर सकते हैं। संसद विधि द्वारा जब दो या दो से अधिक राज्यों के भागों को मिलाकर किसी भी राज्य में से एक का राज्य क्षेत्र अलग या परिवर्तन कर सकती है। बी में है किसी भी राज्य का क्षेत्र बढ़ा सकती है, घटा सकती है, और किसी भी राज्य की सीमा या नाम में परिवर्तित कर सकती है। यह संसद राष्ट्रपति की सिफारिश पर ही कर सकती है, कोई राज्य नहीं कर सकता है। ये जो पावर है किसी स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में नहीं है, ये पावर केवल और केवल हमारे प्रेसिडेंट के हाथ में है। अनुच्छेद 4 अनुच्छेद 4 में क्या बोला है? अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के बारे में बोला है, और यहाँ पर एंट्री होती है संसद की। संघ में किसी राज्य का प्रवेश या स्थापना हो चुका है, किसी राज्य का नाम क्षेत्र परिवर्तन हो चुका है, तो ऐसा संसद केवल साधारण बहुमत से कर सकती है। इसके लिए संविधान संशोधन अनुच्छेद 368 की आवश्यकता नहीं होती है। 2/3 सदस्य उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्य होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारतीय संविधान की विशेषताओं के संबंध में गलत है? तो गलत तो खैर पता लग ही गया कौन सा है, तो 2 और 3 दिख गया। तो सही पढ़ लेते हैं क्या? यद्यपि भारत में संघीय व्यवस्था है लेकिन संविधान में संघ शब्द का उल्लेख नहीं है। और 4 में बोला है संसद और राज्य विधानमंडल दोनों समवर्ती सूची में है। बिल्कुल है जी, राज्य और बिल्कुल है। कानून पारित कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं जी। ये रही अब, ये 7वीं अनुसूची के अंदर दिया गया है कि संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। जो संघ सूची है, संघ सूची के विषय है हमारे लगभग कितने? 5। कौन कौन से? डिफेंस है, बैंक है, करेंसी है, और फाइनेंस
इश्यूज है एंड कम्युनिकेशन है। बोले तो रक्षा, बैंक, मुद्रा, विदेश मुद्दे और संचार। राज्य सूची में है हमारे 4 सब्जेक्ट्स, कौन कौन से? पुलिस, फार्मर या फार्मिंग बोलते हैं जिसको हम, एंड ट्रेड और हेल्थ। तो पुलिस, कृषि, व्यापार, स्वास्थ्य है। और समवर्ती सूची में है हमारे ये 6 विषय। कितने हैं? 6। तो आपको याद रखना है 4, 5, 6। राज्य, संघ, सम। क्या याद रखना है? राज्य, संघ, सम। तो इसकी जो है ट्रिक है वो छोटी सी, वैसे तो ट्रिक की तो जरूरत पड़ती नहीं इसमें, लेकिन फिर भी आप याद रखो रस्म। क्या रखो? रस्म। रस्म से मतलब र से राज्य, राज्य सूची में कितने सब्जेक्ट हुए? 4। से संघ सूची, संघ सूची में कितने हुए? 5। और सम से समवर्ती सूची में कितने सब्जेक्ट हुए? 6। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं। तो इसमें कौन कौन से हैं? क्या है? शिक्षा, वन, मापतोल, परिवार नियोजन एंड जनसंख्या, विवाह और अधिग्रहण। तो बात करते हैं हम ऑस्ट्रेलिया संविधान से। तो हमने जो संवर्धित सूची ली है वो कहाँ से ली है? हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता, ये भी सब कहाँ से लिया हमने? ऑस्ट्रेलिया की संविधान से। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। भारतीय संघ राज्यों के बीच किसी समझौते का परिणाम नहीं है, राज्यों को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। लेकिन ये कहाँ पे है? ये यूएसए में वैलिड है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। भारतीय संविधान संशोधन की प्रस्तावना में कब संशोधन किया गया? तो कब किया गया जी? 1976 में। वे 2 केस भी है, देखो क्या क्या है। तो बेरुवारी केस, बेरुवारी यूनियन केस 1960 में। और प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। और ये प्रस्तावना कहाँ से लिया है हमने अपना? ये भी हमने यूएसए से लिया है। और समवर्ती सूची कहाँ से ली है? ऑस्ट्रेलिया से ली है। डीपीएसपी कहाँ से ली है? आयरलैंड से ली है। और कुछ? चलिए आगे बढ़ो। केशवानंद भारती केस वर्सेस केरला, याद रखना है, वर्सेस केरला। भैया बहुत जबरदस्त केस है। जब भी आप कभी भी संविधान पढ़ोगे तो आपको केशवानंद भारती का केस पढ़ना ही पड़ेगा। प्रस्तावना संविधान का भाग है और इसमें संविधान संशोधन किया जा सकता है। लेकिन फिर क्या कहा था कि जो 42वां संविधान संशोधन है यही हमारा मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी है। क्या है? ये हमारा मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी है। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, इसने बोला था कि हम संविधान के प्रस्तावना में चेंज किया जा सकता है लेकिन संविधान के ढांचे पर कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। मिनर्वा मिल्स मामला आया था 1980 में, एलआईसी मामला आया था 1995 में। ये भी क्या है कि प्रस्तावना संविधान का भाग है। कौन सी पृथ्वी पर सबसे बड़ी क्रिस्टल प्लेट है जिसका क्षेत्रफल 103,000 एंड 000 वर्ग किलोमीटर से अधिक है? तो वह कौन सी प्लेट है? वह है आपकी प्रशांत प्लेट। दक्षिण अमेरिका प्लेट जो इसका मुख्य मेजर प्लेटों में सबसे छोटी है। क्या है? जो कि मेजर प्लेटों में सबसे छोटी है। और यह प्लेट कहाँ पाई जाती है? यह प्लेट पाई जाती है आपकी लिथोस्फीयर में। ठीक है, तो ये पिक्चर है, पिक्चर में देख भी सकते हैं, काफी अच्छे से दिखाई दे रहा होगा आपको। हम आगे बढ़े, बताओ उनके बारे में कुछ। भाई ये आर्टिका प्लेट है, आर्टिजियन प्लेट है, ये ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, ये अंटार्कटिक प्लेट है, ये पैसिफिक प्लेट है, ये नॉर्थ अमेरिकन प्लेट है, ये यूरेशियन सॉरी यूरेशियन प्लेट है। तो सातों की सातों प्लेट कहाँ का है? 1 2 3 4 5 6 7, 7 प्लेट है। ठीक है, 7 मेजर है और 5 माइनर प्लेट है। तो टोटल प्लेट कितनी है? टोटल प्लेट्स 12 है। 7 है लघु, ऐसे बोलते हैं ना, मेजर को लघु तो बोलते हैं, सॉरी मेजर को सिर्फ दीर्घ बोलते हैं, दीर्घ। हाँ, ऐसे समझो भाई, 7 है बड़ी, ऐसे समझ रहे हो आप। तो 7 प्लेट तो है बड़ी और 5 प्लेट है छोटी। तो टोटल प्लेट कितनी हुई हमारी? टोटल प्लेट 12 हुई। और ये प्लेट कहाँ है? दक्षिण अमेरिका प्लेट है, जो कि मेजर प्लेटों में सबसे छोटी प्लेट है और लिथोस्फेयर में पाई जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। कौन सा वैज्ञानिक अनुसंशासन अनुसंधान होने से पृथ्वी की स्थलाकृति विशेषताओं का विवरण और वर्गीकरण से संबंधित? तो है जर्मोलॉजी। क्या है? जर्मोलॉजी। चलिए फिर एक दो और पढ़ लेते हैं। मेट्रोलॉजी क्या है? ऋतु विज्ञान या मौसम विज्ञान का जो अध्ययन है उसको बोलते हैं मेट्रोलॉजी। इथोलॉजी बोलते हैं पशु व्यवहार के अध्ययन को, क्या बोलते हैं? इथोलॉजी। और स्टडी ऑफ साउंड्स होता है एकॉस्टिक्स। क्या होता है? एकॉस्टिक्स। चलिए, संरचनात्मक भूविज्ञान किससे संबंधित है? जो चट्टान संरचनाओं के विकास का स्वरूप, वर्गीकरण, तंत्र और कारण। चट्टानों की आयु क्या है? कार्बन डेटिंग से। एंड पेट्रोलॉजी, चट्टान का अध्ययन। मोहनजोदड़ो से निकलने वाली नालियों दरवाजे थे जो संभवतः रात में बंद कर दिए जाते थे, वे किसके? तो लकड़ी के बने हैं।
विशाल स्नान गृह मैंने मोहनजोदड़ो पूरा पढ़ा है, मोहनजोदड़ो की बताओगे आप खोज किसने की है, और हड़प्पा सिविलाइजेशन दोनों की बताओगे आप, मोहनजोदड़ो भी और सॉरी हड़प्पा सिविलाइजेशन एंड सिंधु घाटी सिंधु सिविलाइजेशन, तो आप दोनों की बताओगे मुझे। ठीक है, तो विशाल स्नान गृह काम लेते मोहनजोदड़ो में लेते, यह गढ़ में स्थित था। गढ़ हमने दो प्रकार के पढ़े थे, बड़ा गढ़ और छोटा गढ़, मतलब विशालगढ़, और एक छोटा गढ़ था जो ऊपरले शहर और निचले शहरों के बीच में गढ़ था, वो छोटा वाला था। निर्माण पक्की ईंटों से किया गया है, यह आयताकार बना हुआ है, जिसकी लंबाई 11.88 मीटर 8 मीटर लंबा व 7 मीटर चौड़ा है। मोटार और जिप्सिम का उपयोग करके जलरोधी है। हड़प्पा नगर हड़प्पा में क्या है, 12 नगर, जिसमें 6 नगर की दो पंक्तियां पाई गई थी। विशाल अन्नगार, विशाल अन्नगार में क्या है, मोहनजोदड़ो में पाया गया है। अन्ना की कटोरी भी कहा जाता है, क्या कहता है, अन्न की कटोरी भी कहा जाता है। धार्मिक प्रथा है टेराकोटा, टेराकोटा की मादा मूर्ति मिली है, जिसके भ्रूण से एक पेड़ जन्म ले रहा है। पृथ्वी की पूजा एक देवी के रूप में है। यूनिकॉर्न एक सींग वाला गैंडा फेमस है, कहाँ है जी ये है आपका असम में। कहाँ पे है, यह है आपका असम में। असम में भी कहाँ, कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, तो यह है काजीरंगा नेशनल पार्क, लिख दे रहा हूँ, काजीरंगा नेशनल पार्क में है। एक सिंग वाला गैंडे के लिए फेमस वही है। लिंग शिव के प्रतीक रूप में पूजे जाने वाली शंक्वाकार पत्थर की वस्तुएं प्राचीन शिव मोहर पशुपति। तो मूर्ति क्या है, नृत्य करती हुई लड़की त्रिभंगा मुद्रा में, ये रही जो त्रिभंगा मुद्रा, ये रही त्रिभंगा मुद्रा। शील पशुपति की शील, प्रोटो शिव बैठे हुए हैं योग मुद्रा में, और ये मोहर लगी हुई मिली थी। तो ट्रिक है बैटर्ड, क्या है, बैटर्ड। आपको ट्रिक याद रखनी है, पूछता है एग्जाम में। बैटर्ड, बी फॉर बुफेलो भैंस, ई फॉर एलिफेंट हाथी, टी फॉर टाइगर शेर हो गया, आर फॉर रिनोसोर एक सिंग वाला गेंडा, एंड डी फॉर डियर हिरन हो गया। वेदों के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए, और वेदों में 10 मंडल है, ये दोनों सत्य है। वेदों को श्रुति भी कहा जाता है। कौन से में 10 मंडल है, तो ऋग्वेद में है। चलो बात करते हैं, वेद का अर्थ क्या होता है, वेद का अर्थ ज्ञान है, और वेद को श्रुति भी कहते हैं। और वेद अप्रोष्य भी है, क्या है, अप्रोष्य भी है। और वेद किसी मानव के द्वारा निर्मित नहीं है, मतलब किसी मानव ने नहीं लिखे हैं, बल्कि वेद क्या है, हमें ईश्वर का दिया हुआ एक उपहार है। सबसे पुराना ग्रंथ इसी समय का है जैन अवेस्ता, कौन सा है, सबसे पुराना ग्रंथ है जैन अवेस्ता, जो कि ईरान का ग्रंथ है और पारसी समुदाय द्वारा फाउंडेड है। वेदों के उपखंड संहिता, ब्राह्मण, अरणायक और उपनिषद। तो वेदों के उपखंड कितने हैं, वेदों के उपखंड है 4। वैसे हर वेद के अपने क्या बोलते हैं, उपवेद है ना, उपवेद बोलते हैं उनको, हाँ। तो संहिता में क्या है, मंत्रों का संग्रह है। ब्राह्मण अनुष्ठान समारोह बलिदान, आरण्यक में तपस्वी और जंगल, उपनिषद दर्शन और आध्यात्मिक ज्ञान। उपनिषद को वेदांत भी कहते हैं। हमारे पास टोटल कितने उपनिषद है, तो हमारे पास 108 उपनिषद है, अकॉर्डिंग टू द ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट, बोले तो परंपरागत नियम अनुसार, जिनमें से मुख्य 10 है। सभी वेदों का आखिरी पाठ क्या है, ब्राह्मण है। सभी वेदों का आखिरी पाठ क्या है, ब्राह्मण है। वेदों के प्रकार, तो पहला है ऋग्वेद, सबसे बड़ा और सबसे पुराना वेद यही है जी, ऋग्वेद। ऋग्वेद से लिया गया है क्या, याद करो और सोचो और समझो, बताओ मुझे क्या लिया गया। 10 मंडल है, जिसमें 1028 सूक्ति है, और 10 मंडल है, और 10,600 छंद है। वैदिक मंत्रों का आख्यान करने वाले और क्रमकांड करने वाले पुरोहित को होत कहा जाता है। क्या है यार, मिसिंग है इसमें कुछ। 4 देवताओं के बारे में, इंद्र, अग्नि, विष्णु और वरुण। वरुण से याद करो, वरुण एक प्लेनेट भी है हमारा, है कि नहीं। अरुण वरुण दो भाई, कुछ बताया होगा मैंने तुम्हें, याद करो, फर्स्ट लेक्चर में बताया था। सबसे स्लो चाल है इसकी, सबसे स्लो परिक्रमण कितना, 243 साल लगता है इसको एक चक्कर पूरा करने में। और याद करो वरुण के बारे में, रिकॉल करो। तो ये 4 देवता है, 4 देवताओं के बारे में, जिसमें ऋग्वेद के बारे में बताया गया है। गायत्री मंत्र भी हमारा ऋग्वेद से ही लिया गया है, कौन से मंडल से, तीसरे मंडल से लिया गया है, विश्वामित्र द्वारा रचित है। और गायत्री, इसमें कितने 24 मंत्र, मंत्र की संख्या कितने हैं, 24 है। कितने हैं भाई, 24। 10वें मंडल में क्या बताया गया, 10वें मंडल में बताया गया पुरुषोक्त 4 वर्णों का उल्लेख है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण मुख, क्षत्रिय जिसकी भुजा मतलब स्ट्रोंग, वैश्य जांग विश्ववर्ती वाले जो समझ गए होगा, शूद्र पैर। 9वें मंडल में क्या बताया गया, 9वें मंडल में भगवान सोम के बारे में बताया गया है कि पेड़ पौधे का देवता है क्या, सोमरस, वही बात है।
सामवेद संगीत का सबसे पुरानी पुस्तक का जो कोई जिक्र मिलता है तो वो है सामवेद। ऐसे समझ लो, सामवेद फॉर संगीत। सामवेद फॉर क्या समझोगे आप? संगीत। यानी कि यही वो संगीत है जिसमें हमें म्यूजिक की एजुकेशन देता है। एंड इसके भी दो उपनिषद है, एक है छंदोग्य उपनिषद और दूसरा है केन उपनिषद। सामवेद का गायन करने वाला पुरोहित उद्गात। कौन है? उद्गात। यजुर्वेद यह मंत्रों का संग्रह है, दो भागों में विभाजित है, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। तुम सुनते होगे शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष, यहीं का कॉन्सेप्ट है, कौन से यजुर्वेद से। तत्पथ ब्राह्मण भी इसी में दिया गया है। प्रमुख इसके उपनिषद है ब्रह्मा, बृहदारण्यक उपनिषद और कठोपनिषद सबसे पुराना, और नचिकेता की कहानी। अथर्ववेद, अथर्ववेद में क्या है? इसमें 20 खंड में विभाजित है, सबसे नया वेद है। इसमें जादू टोना और तंत्र मंत्र का उल्लेख किया जाता है। इसके प्रमुख उपनिषद मुंडकोपनिषद और महाउपनिषद है। सत्यमेव जयते का उल्लेख किया गया है इस मुंडकोपनिषद से लिया गया है, यानी कि कौन से अथर्ववेद के जो दो तुम्हारे उपवेद है, उपनिषद है सॉरी, उन उपनिषद से लिया गया। सॉरी, प्रमुख उपनिषद है मेरे पास मुंडकोपनिषद और महाउपनिषद। एक्चुअली ना मेरे मन में चल रहा है कि अभी 5 बजे क्लास में क्या पढ़ना है, क्या चल रहा है, इसलिए हो रहा है ये। तो महाउपनिषद वसुदेव कुटुंबकम का उल्लेख और सत्यमेव जयते, जो कि हमारा क्या है, भारत का स्लोगन भी है। पुरोहित का अर्थ क्या होता है? पुरोहित का अर्थ ही ब्रह्मा होता है। तो मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन कि किस युद्ध में मोहम्मद गोरी ने 1194 ईस्वी में गढ़वाल वंश के जयचंद को हराया था? तो युद्ध था चंदावर का युद्ध। कब हुआ था ये? 1194 में हुआ था। दूसरी तुर्की आक्रमण क्या था? यह दूसरा तुर्कियों द्वारा आक्रमण था, जिसमें मोहम्मद गोरी का आक्रमण 1175 से 1206 तक चला, 1206 ईडी तक चला। मोहम्मद गोरी मोइजुद्दीन मोहम्मद या फिर मोहम्मद इसका नाम है, अन्य नाम है किसका है? इसी का अन्य नाम है भाई। पहला आक्रमण किया था इसने मुल्तान पर 1178 में। 1178 में अनहिलवाड़ा का युद्ध कायदरा। और 1178 में क्या गुजरात पर भी भीम द्वितीय से हारा? कौन कौन हरा? मोहम्मद गोरी। पत्नी नायिका देवी है इसके, और इसका एक नाम होता मूलराज। पृथ्वीराज एंड गौरी के मध्य के कुछ युद्ध देख लो अभी क्या है। त्राइन का प्रथम युद्ध हुआ 1191 में। त्राइन का दूसरा युद्ध 1192 में। त्राइन का तीसरा युद्ध जिसको बोलते हैं हम चंदावर का युद्ध, हुआ 1194 में। इसमें पृथ्वीराज रासो विजयी हुआ, गौरी विजयी हुआ, मोहम्मद गौरी विजय मतलब। और पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि चंद्रभर दाई, जिसके राजा है पृथ्वीराज रासो चंद्रभर दाई, इसके अनुसार गौरी ने 17 बार आक्रमण किया। मोहम्मद गौरी ने कितने बार आक्रमण किया भाई भारत पर? 17 बार। आओ अभी तो और सुनते हैं इनके बारे में। तो चंदावर का युद्ध हुआ 1194 में, गौरी वर्सेस जयचंद, और जिसमें गौरी विजयी हुआ। प्रश्न नंबर 10, कौन गुलाम सेनापति अलाउद्दीन खिलजी, भाई आ गया दीवाना, जिसने देवगिरी के रामचंद्र के विरुद्ध युद्ध में अपनी सेना का नेतृत्व किया था? तो वह है मलिक कफूर। मलिक कफूर कौन है? मलिक कफूर ने एक और प्रथा चलाई थी, क्या बोलते हैं, प्रथा बोलते हैं ना इसमें हिंदी में, प्रथा बोलते हैं। तो प्रथा वो चलाई थी हाजिरी दिनार। आओ मलिक कफूर के बारे में जानते हैं। तो भाई मलिक कफूर जो है ये एक गे था। क्या था? एक गे था। और जो कि इसका जो किसका, अलाउद्दीन खिलजी का जो चाचा था, ये इसको गिफ्ट देने के लिए लाया था। किसको? अलाउद्दीन खिलजी को गिफ्ट दिया था इसने, मलिक कफूर को गिफ्ट में। अब जब इसको गिफ्ट में दिया था मलिक कफूर, तो उसने बोला था कि अलाउद्दीन खिलजी ने कि आप जो भी इसको बोलो, सॉरी, अलाउद्दीन खिलजी के चाचा ने बोला था अलाउद्दीन खिलजी को कि आप जो भी गुलाम को बोलोगे ये गुलाम वही करेगा। तो उसने मजाक में बोल दिया था कि चाचा की गर्दन धड़ से लग कर, तो उसने तभी चाचा की गर्दन धड़ से लग कर दी थी, और तभी से ही अलाउद्दीन खिलजी ने शासन संभाला था। और ये उसी का सब समझ गए है। ढक्कन में अलाउद्दीन का सेना का नेतृत्व किसने किया था? मलिक कफूर ने, बता दिया मैंने। ढक्कन में जो युद्ध हुआ था, एक किन्नर है, ये बता दिया मैंने आपको पहले। और ढक्कन अभियान सुन लो। ढक्कन अभियान के बाद सिकंदर ए सानी की उपाधि ली, अलाउद्दीन को दी थी। ढक्कन अभियान के बाद सिकंदर ए सानी की उपाधि ली। द्वितीय अलेक्जेंडर सिकंदर द्वितीय, वास्तविक नाम था अली गुशर्फ। क्या था वास्तविक नाम? अली गुशर्फ। अलाउद्दीन ने उसे गुजरात के बाजार में
1000 दिनार में खरीदा था, इसलिए काफूर को हजारी दिनार भी कहा जाता है। मलिक काफूर कहाँ से हजारी दिनार कहा जाता है, लेकिन पर ये तो गलत बात है यार, 1000 दिनार में खरीदा था। इतिहास में तो कुछ और ही दिया है भाई, किताब में तो। ऐसा हो सकता है कि उसके चाचा ने खरीदा उसको 1000 दिनार में, लेकिन पर गिफ्ट किया था मलिक काफूर को उसके चाचा ने। ये फिर स्टोरी कुछ गलत पढ़ ली मैंने। हाँ, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना भाई, क्या सही क्या गलत, फिर देखते हैं। चलिए, रामचंद्र देवगिरी के यादव शासक 1308 में रहा था। प्रताप रुद्रदेव वारंगल के काकतीय 1309। और वीरवल्लाल तृतीय हार सम्राट के होयसल शासक 1311। और वीर पांड्या मुद्रा का पांड्य शासक, ये भी 1311। निर्माण इसने क्या क्या किया भाई अलाउद्दीन खिलजी ने? तो अलाउद्दीन खिलजी ने आपका अलाई किला बनवाया। कौन सा? अलाई किला बनवाया। अलाई दरवाजा बनवाया। कुतुब मीनार का प्रवेश द्वार बनवाया। और और 1000 स्तंभ का महल, 1000 सोतून द्वारा हौज खास टैंक भी बनवाया। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। कुछ समझा अब आप अलाउद्दीन खिलजी के बारे में? हम्म, समझ तो गए ही होंगे अब आप। तो चलिए, मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखते भी अगले क्वेश्चन में क्या किया जा सकता है भाई। उसके दरबारी कवि के बारे में बात करते हैं कुछ। चलो, तो दरबारी कवि क्या है भाई? इसके दरबारी कवि है अमीर खुसरो। आप हिंदी में भी पढ़ोगे इसके बारे में। दरबारी कवि कौन है? अमीर खुसरो। अमीर खुसरो ने क्या क्या किया? तो अमीर खुसरो ने उपाधि दी थी किसको? अलाउद्दीन खिलजी को, कि तोती ए हिंद, जिसे भारत का तोता भी कहा जाता है। भारत में कव्वाली की शुरुआत की थी अमीर खुसरो ने। खिलजी को सुल्तान ए जहां की उपाधि भी दी, किसने दी थी? अलाउद्दीन खिलजी को किसने दी थी ये भी? अमीर खुसरो ने। पुस्तक के क्या इसकी? तुगलकनामा और नुहू सिपेहर। अमीर खुसरो ने सबसे पहले जौहर को फारसी में उल्लेख किया था। जौहर के बारे में आपने एक मूवी देखी होगी, पद्मावत, बिल्कुल सेम है। हर्षविस्त। और अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली का दूसरा शहर बनाया था जिसने, सीरी एक शहर बसाया था किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने, दूसरा। अमीर ए ताजुक ये समारोह का मास्टर था। कौन? ये भी अलाउद्दीन खिलजी ही था। डू यू नो वेरी वेल? पहला शहर कौन सा था? पहला शहर था दिल्ली का अ, किला राय पिथौड़ा, जिसे लालकोट के नाम से जाना जाता है। और तोमर राजवंश द्वारा बनवाया गया था, जिसके तो कौन था? अनगपाल तोमर। नेक्स्ट है पूंजीवादी समाज। पूंजीवादी समाज में उत्पादित वस्तुओं को लोगों के बीच वितरित किया जाता है, लोगों की जरूरत के आधार पर, क्रय शक्ति के आधार पर। तो चलिए भाई, सारी शक्ति के बारे में डिस्कस कर लेते हैं अभी जरा, कि कौन सी शक्ति में क्या है। तो ये फीचर्स है कुछ इधर सीरियल नंबर के अकॉर्डिंग। अब जो सीरियल नंबर के अकॉर्डिंग फीचर्स है, कैपिटलाइजेशन है, सोशलिज्म हो गया, और ये मिक्सड होगा। आपने अर्थव्यवस्था सुनोगे, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था और समाजवादी अर्थव्यवस्था। तो ये रही हमारी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था, मैं लिख दे रहा हूँ। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, सोशलिज्म हो गया हमारी समाजवादी अर्थव्यवस्था, और ये हो गया हमारी मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो उसने बोला है कि जो प्राइवेट ओनरशिप है, प्राइवेट ओनरशिप बोले तो सेल्फ ही तो बोले ना हिंदी में। यार इंग्लिश में पढ़ के हिंदी में पढ़ाना बड़ा इशू होता है। ये भी तो नोट्स की हेल्प लेनी पड़ती है हिंदी में पढ़ाने के लिए। खैर, जो निजी क्षेत्र का काम है वो अपना पूंजीवादी में आता है। सार्वजनिक हो गया तुम्हारा समाजवादी। और जिसमें निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र दोनों आते हैं, वो होता है अपना
मिश्रित अर्थव्यवस्था। निजी क्षेत्र में निजी लाभ, और यहाँ पर सोशल हो गया। रुक जा भाई, क्या हो गया तुझको, चल क्यों नहीं रहा? एक मिनट, तो रुक क्यों नहीं रहा? चलो हो गया, सही हो गया, हो गया, हो गया। सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। तो मैं मार्कर का कलर फिर दोबारा चेंज कर लेता हूँ। चलिए, हो गया, सोशल वेलफेयर में हो गया। अगला है फ्री मार्केट। ये मुफ्त बाजार प्रणाली है। ये सेंट्रल प्रणाली, केंद्रीय बाजार प्रणाली है। और एक केंद्रीय बाजार प्रणाली और मतलब फ्री और सेंट्रल, जिसमें दोनों आ जाएगी, वो हमारी मिश्रित। मिश्रित अर्थव्यवस्था का मतलब है जिसमें मिश्र हो, मतलब पूंजीवादी भी हो और समाजवादी के भी काम हो, जिसमें दोनों के कार्य हो, वह है हमारी मिश्रित अर्थव्यवस्था। इंटरनल रेगुलेशन ओनली, ये इंटरनल है, ये कंप्लीट होगी और ये लिमिटेड रोल प्ले करेगी। ये अनइक्वल है, मतलब इसमें कोई बराबर नहीं है। सोशल वाली में सब बराबर हो सकते हैं, और ये लेस देन मतलब अनइक्वल से छोटी रहेगी, अनइक्वल लेस। ठीक है, तो यही सब दिया गया है, आराम से पढ़ के समझ सकता हूँ। नेक्स्ट है मांग वक्र और आपूर्ति वक्र दोनों का एक साथ बदलाव किस तरीके से हो सकता है? तो किस तरीके से हो सकता है? बार बार पता ही नहीं है। वो क्या रहा, आज कलम में मार करूंगी। तो मांग वक्र ये रहा हमारा मांग वक्र। ये ऊपर की तरफ को बढ़ रहा है प्लस, और नीचे की तरफ को माइनस है, दिख रहा होगा आपको, दिखाया गया है जैसे कि राइट वर्ड आउटवर्ड और लेफ्ट वर्ड इनवर्ड। आपूर्ति वक्र भी दिखाया गया है, ये आपूर्ति वक्र है सेम फॉर्मेट में। जब सप्लाई होगी, जब धनात्मक होगा तो वक्र हमारा ऐसे चलेगा, और जब ऋणात्मक होगा तो वक्र ऐसे चलेगा। बस यही बात याद रखना। यहाँ पर संतुलन नहीं होगा, ये आपको मालूम हो गया। चलिए, कुछ कोशिका प्रकारों में कौन सी संरचनात्मक परंतु मुख्य रूप से 4-3, 4:3:3 के अनुपात में सेल्यूलोज, होमोसेल्यूलोज, हेमिसेल्यूलोज और लिग्निन जैसे कार्बोहाइड्रेट और मोम जैसे कुछ वसायुक्त पदार्थों से बनी होती है? तो वह क्या है? वह कोशिका भित्ति है। और कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली में क्या अंतर है, वो देख लीजिए। कोशिका भित्ति एंड कोशिका झिल्ली में अंतर। अरे क्या है यार, बार बार। चलिए, अंतर दिखाता हूँ मैं आपको भी। छोटी कर रहा हूँ। तो कोशिका भित्ति केवल पौधों में पाई जाती है, और कोशिका झिल्ली पौधे और जानवर दोनों में पाई जाती है। पतला ही हो जाए बिल्कुल। आज की क्लास का रास्ता बैठा दिया इन्होंने। कोशिका भित्ति कठोर होती है। कोशिका भित्ति क्या होती है भाई? कोशिका भित्ति कठोर होती है, जबकि कोशिका झिल्ली मुलायम होती है। चलिए, तो बिना पढ़ाए चल रहा मार को। ब्लैक से लिख के देखो। कोशिका भित्ति सेल्यूलोज और होमी सेल्यूलोज की बनी होती है, बिल्कुल जी। तो कोशिका भित्ति किस किस की बनी होती है? कोशिका भित्ति सेल्यूलोज एंड हेमी सेल्यूलोज की बनी होती है। कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली प्रोटीन, लिपिड और फास्फोलिपिडिक की बनी होती है। कोशिका भित्ति चयनात्मक और पारगम्य होती है, और कोशिका झिल्ली चयनात्मक और पारगम्य होते हैं, खैर दोनों सेम होते हैं। आमतौर पर मृत होते हैं। कोशिका आम भित्ति आमतौर पर मृत होती है, क्योंकि यह कोशिका सबसे भारी परत होती है। कोशिका भित्ति बाहर वातावरण सहायता से सुरक्षा प्रदान करती है। कोशिका झिल्ली सदैव जीवित होती है। कोशिका झिल्ली आयनों और अणुओं के परिवहन या आयात निर्यात में महत्वपूर्ण भूमिका
निभाते हैं। पौधों में कोशिका भित्ति बनी होती है सेल्यूलोज की, बता दिया। बैक्टीरिया पेप्टिन और पेप्टिडोग्लाइकन एंड ग्लाइकोलाइसिस, क्लाइम्प्रत एंड कोशिका का आवरण, और कवक को क्या बोलते हैं हम, काइटिन भी बोलते हैं। आपको बताना है कि जीवित कोशिका की खोज किसने की, मृत कोशिका की खोज किसने की, तालाब में किसने की खोज, और पेड़ की छाल से प्राप्त किसने की खोज, अणु की टेढ़ी मेढ़ी गति की खोज किसने की, बताइए। मैंने लेक्चर नंबर 1 में बताया था। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया की दर अभिकारक पदार्थ की सांद्रता की प्रथम घात के अनुपात है, तो यह प्रथम अभिक्रिया आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा। 11th क्लास में पढ़ा होगा, और कैसे पढ़ा होगा भाई 11th क्लास में, याद करो जरा। कि शून्य कोटि की अभिक्रिया, फर्स्ट रिएक्शन वगैरह वगैरह, है ना। तो शून्य कम अभिक्रिया ये रही आर समानुपाती ए स्क्वायर, और बी, इसको हटाकर एक कांस्टेंट वैल्यू आएगी थोड़ी देर में, अभी देखेंगे जरा। तो द्वितीय द्वितीय वाली द्वितीय कोटि, तृतीय तृतीय कोटि हो जाएगा। आर समानुपाती तृतीय कोटि, द्वितीय कोटि और तृतीय तृतीय क्रम अभिक्रिया होगी। छद्म क्रम अभिक्रिया जो किसी और क्रम की होती है लेकिन किसी दूसरे क्रम के साथ अभिक्रिया कर लेती है, वह छद्म अभिक्रिया है। भारतीय शास्त्रीय नृत्य एक क्षेत्र जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रदर्शन कलाएं आती हैं जिनके सिद्धांत और अभ्यास का पता संस्कृत ग्रंथ नाट्यशास्त्र से लगाया जा सकता है। नाट्यशास्त्र का पता लगा था कौन से, जब 5वें वेद से पढ़े तब 4 ही है, तुमने 5 कहाँ से बताओगे भाई। जो किसके द्वारा रचित है, आधारभूत ग्रंथ द्वारा है, तो वह है भरत मुनि जी। है पाणिनि का खोज किसने की, अष्टाध्यायी ने। व्याकरण की सबसे पुरानी पुस्तक है पतंजलि महाभाष्य, और शिल्पाधिकारम इंडिगो अड़गिल, कोवलन कानगी और माधवी, एंड मणि में खेलाई चतुर्नाथ। कौन है चतुर्नाथ। कौन सा लोक नृत्य गोवा से संबंधित नहीं है, तो है घूमरा, जो गोवा से संबंधित नहीं है। और घूमर कहाँ से है भाई, घूमर है तुम्हारा राजस्थान। अच्छा भी लगता है इससे लिखा हुआ ग्रीक वाला। तो गोवा के हैं मांडवी घोड़े, गाड़ी जगुआर देखने और पतंग उड़ाने गोवा जा रही है, चलो गांव रोमत से जाओ लाके। चलो, मांडव नृत्य प्रेम और रोमांस को दर्शाता है। घोड़े मोड़नी नृत्य बहादुरी एंड विजयी कहानी को दर्शाता है। यह नृत्य मराठा योद्धाओं के सम्मान में किया जाता है। जागो नृत्य देखो, जागो मतलब ये रात में होता है, मध्य रात्रि से शुरू होकर सुबह तक चलता है। घोड़ों का मतलब भाई, घोड़ों पर बैठ कर क्या करते, पहले राजा महाराजा लड़ाई किया करते थे, मतलब महाराजा वाला काम हुआ, बहादुर का काम हुआ। मांडव नृत्य होगा वही मांडव, प्रेम और प्रसंग हो गया। फुगड़ी, फुगड़ी फुगड़ी बिल्कुल किस रिलेटेड है, गणेश चतुर्थी से। देखनी देखनी नृत्य भारतीय संगीत में ईसाई लड़कियों द्वारा किया जाता है। रंगमेल नृत्य होली एंड दशहरा के दौरान किया जाता है। डालो नृत्य महिला द्वारा प्रस्तुत, वे दो समांतर पंक्ति में खड़ी होकर कहती है और अपनी भुजाओं को आपस में फंसाकर नृत्य करते हैं। वो तुमने देखा होगा जब छोटे छोटे स्कूल में थे हम, बच्चे थे। गोफ नृत्य त्योहारों के दौरान किया जाता है। रोमेट नृत्य सिग्मो त्योहार से संबंधित है। क्वेश्चन पूछेगा सिग्मा त्योहार किस नृत्य से संबंधित है, रोमेट से। पूछेगा सिग्मा त्योहार किस राज्य में सेलिब्रेट किया जाता है, गोवा में। और सियो जाओ नृत्य ये जून के महीने में चलता है। ओडिशा के पुआ खाया दाल खाई, डंडा लेके घूम रहा भागा नाचा। तो पुआ खाई गोती पुआ, दाल खाई डाल खाई हो गया। डंडा लेके डांडरी, घूम रहा है घुमरा, और भागा भाग नाचा। छऊ 3 टाइप से सेलिब्रेट किया जाता है, कर्मा और रनापा हो गया। भगवान कृष्ण को समर्पित है रनापा। एंड भागनाचा इसे टाइगर नृत्य के नाम से भी जाना जाता है। तो टाइगर नृत्य किसको कहा जाता है, भागनाचा को, जो गंजम जिले में किया जाता है। युवा लड़कों द्वारा महिलाओं के वेश में भगवान जगन्नाथ और कृष्ण की स्तुति की जाती है। नेक्स्ट हो गया। अच्छा, की जनजातियों का प्रमुख त्योहार खार्ची पूजा, गरिया पूजा, केर पूजा, बीजू। देखो किसी से और याद आया ना, पर बीजू से जरूर याद आता है। तीर्थ मुख्य महोत्सव अशोकाष्टमी, गंगा पूजा, लंपरा पूजा, वहा महोत्सव, सारे के सारे कहाँ है ये भाई, त्रिपुरा में है। कहाँ पे है, त्रिपुरा में। और त्रिपुरा के क्या है, खार्ची पूजा, होजगारी, गरिया पूजा और बीजू। तमिलनाडु भी आ गया। तमिलनाडु का क्या था, पोथांडु ईयरली फेस्टिवल हो गया। केरल का विशु हो गया। पश्चिम बंगाल का तमिलनाडु के तो शायद मैंने, मुझे लगा फर्स्ट लेक्चर में पढ़ाए थे आपको, ऐसा फील हो रहा है कि पढ़ाए थे। चलिए, नाटांजलि होगा नटराज। एंड जल्लीकट्टू, पोंगल, कार्तिकाई दीपम, थाईपुरम, फ्लोट फेस्टिवल, पुथांडु, ये आ गया पुथांडु, जो भी बताया मैंने, महा, और ये
आजकल ये बड़ी दिक्कत कर। तेलंगाना, तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर एम के स्टालिन, बथुआ बना लूं शाम को पढ़ूंगा मेघा के साथ। तो बथुखम्मा बना लूं, बुना लूं सम्मक जात्रा। मैं कैसे कर लेता हूँ तब चलेगा। सही। ऐसा ना हो भाई, चल जा। क्यों क्लास का माहौल खराब करा है मेरी। अरुणाचल प्रदेश, तेरे सिंगिकेन सांकेन सोलूंग री लोजर मोपेन पांगसाउ चेरुसाको, ये सब पढ़ा दिया मैंने पहले। जीरो महोत्सव 2012 में स्थापना हुई। एंड बोरीबूट न्यायी जनजाति द्वारा हुआ। भारत में पहली बार ओलंपिक खेलों का आयोजन हुआ 1900 में। और जिसके कौन थे वे? नॉर्मन पिचार्ड, नॉर्मन पिचार्ड जिन्होंने 2 रजत मेडल जीते थे फ्रांस में। कहाँ पे? फ्रांस में। फ्रांस से मेरे याद आया कि फर्स्ट कंट्री फॉर किसके लिए? एक मिनट, जीएसटी के लिए। तो सबसे पहले जीएसटी आई थी। हमें राइट राइट ओलंपिक। तो आईओसी द्वारा एंड 1894 में पीआरडी कॉर्बेटिन द्वारा। तो क्या दिक्कत है भाई हमारे पास? कुछ तो इशू हो ही रहा है इसको, देख रहा हूँ मैं कई दिन से। पहले अध्यक्ष ये रहे सबसे। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? पेरिस में, जो कि फ्रांस में है। प्रारंभिक है यहीं से होते। अरे चल जा भाई। क्यों क्यों फिर क्यों? तो उसमें राह बिठा दिया। चलिए भाई, ये सब ये है तो यही है, तो अपने पास और कोई ऑप्शन है नहीं, तो इसे करना पड़ेगा। नहीं चलना फालतू क्यों चलना फिर। चलिए, ओलंपिक रिंग के डिजाइनर कौन है? ये दूसरे अध्यक्ष रहे जो कि ओलंपिक रिंग के डिजाइनर थे। पीयर डी कॉर्बेट क्वार्टिन और ड्रेमोटिडियस विक्लेस। इसके लिए सॉरी भाई, क्यों मैं इसको भी ठीक कर देता हूँ। फालतू को जो लिखा है ठीक कर देता हूँ 1 मिनट में। सब लेक्चर को रिकॉल करके देख लेना। ठीक है, दोबारा बता देता हूँ क्या है। तो नहीं, इसको छेड़खानी की इसके साथ किसी ने, तभी इतना गंदा चलना। अदरवाइज इतना गंदा तो पहले भी तो मैं भी थोड़ा हाथ को संभाल के चला लेता हूँ। चलिए, तो हेडक्वार्टर कहाँ पे भैया? हेडक्वार्टर है तुम्हारा पेरिस और फ्रांस। लुसाने स्विट्जरलैंड वर्तमान में है अभी। पहले कहाँ था? पेरिस फ्रांस। अभी कहाँ पे? स्विट्जरलैंड में है। ओलंपिक रिंग के डिजाइनर यही दो ये है हमारे पियरे पीरे डी कुबर्टिन। एंड पहले अध्यक्ष हो गए, दूसरे हो गए ये। चलिए, ओलंपिक खेल 1896 में कहाँ हुए थे? एथेंस और यानी ग्रीस, एथेंस में। एक ग्रीष्मकालीन है। पहले शीतकालीन हुए थे 1924 में। कहाँ पे? सेमोनिक्स फ्रांस में। पहले पैरा ओलंपिक 1960 में रोम इटली में हुए। 1960 वाले, इसमें हमारे मिल्खा सिंह भी शायद दौड़े थे। प्रथम युवा ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2010 सिंगापुर में। और शीतकालीन 2012 इंसब्रुक ऑस्ट्रेलिया में। एंड सेकंड ग्रीष्मकालीन ओलंपिक गेम्स 1900 में पेरिस फ्रांस। 2024 में 33वां ओलंपिक होगा, जो कि कहाँ? पेरिस में हो गया, हो चुका है। 28 में लॉस एंजलिस कैलिफोर्निया में होगा। और 32 में ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में होगा। ठीक है। भारत का प्रदर्शन पहली बार महिलाओं ने भाग लिया था फ्रांस में। प्रतिभागिता 1900 में।
और उस टाइम पर जो एंग्लो भारतीय थे हमारे, जो नॉर्मन पिचार्ड थे, ये एंग्लो भारतीय थे, मतलब भारत की तरफ से प्रदर्शन किया था ना, लेकिन ये पूर्ण रूप से भारतीय नहीं थे जिन्होंने 2 रजत मेडल जीते थे। टीम 1920 में पहुंची पूर्ण रूप से बेल्जियम, यही वो पहली भारतीय टीम थी। महात्मा गांधी द्वारा राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 कितने दिनों का है? तो यह 100 दिनों का है। और ये नरेगा योजना है जो तुमने सुना होगा, 2005 में आई थी, एक्ट 2000 फरवरी 2006 में लागू हुई, फिर 2 अक्टूबर 2009 में आई, उसके बाद फिर इसका नाम बन गया मनरेगा योजना। क्वेश्चन नंबर 20। तो क्वेश्चन नंबर 20, स्वतंत्रता के बाद भारत में जनगणना अधिनियम वर्ष। तो स्वतंत्रता के बाद भारत में 1948 में, 1951 में स्वतंत्रता की पहली जनगणना हुई, 2011 में 7वीं जनगणना हुई, और टोटल ये 15वीं जनगणना थी। अभी जो 2027 में चालू होगी हमारी, स्वतंत्रता के बाद 8वीं होगी, और टोटल हमारी 16वीं जनगणना होगी। 8 8 16 याद रखना। चलिए 2011 के बारे में रजिस्ट्रार सीएम चंद्रमौली, ये बड़ा पढ़ा दिया था मैंने फर्स्ट लेक्चर में आपको। वर्तमान में कौन है? एम के नारायण है। ये हमारी जनगणना हमारा भविष्य। केंद्र शासित और राज्य प्रदेश 35, 600 जिले 640 थे अकॉर्डिंग टू द 2011। जनसंख्या ये रही हमारी भाई। और यूएसए प्लस इंडोनेशिया, पाकिस्तान, जापान और बांग्लादेश और ब्राजील को मिलाकर जब हमारे एक इंडिया की जनसंख्या होते हैं, भारत की जनसंख्या विश्व की कुल जनसंख्या का 17.5% है। चीन पहले नंबर पर था 19.4, लेकिन अब भारत आ गया है भाई 20 पॉइंट समथिंग है वो शायद, मुझको लगता है। तो आज के लिए लेक्चर रखेंगे यही समाप्त। और जो भी आज के लेक्चर में इश्यूज हुए हैं उसके लिए सॉरी। चेक करूंगा मैं इसमें मार्कर में क्या कमी है भाई। जो भी हुए इशूज उसके लिए हम सॉरी, माफी चाहते हैं भैया आपसे। ठीक है, लेकिन फिर भी मैं यही कहूंगा, दिस लेक्चर वेरी ब्यूटीफुल, एंड लेक्चर था हमारा रैपिड रिवीजन। ठीक है, इसलिए इतनी जल्दी कंप्लीट किया हमने। अब आपकी बारी है और आपको करना है रैपिड रिवीजन। ओके। और और कुछ इम्पोर्टेंट? कुछ खास इम्पोर्टेंट नहीं है, जो भी है यही है, बस पढ़ लो, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है भाई। चलिए, थैंक यू।